नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दी क्लीन चिट। भाजपा ने पूछे तीखे सवाल। आखिर कांग्रेस से क्यों नहीं देखा जा रहा पाकिस्तान का दुख। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म को लेकर विवादित बोल। भाजपा ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। शिवसेना ने भी उठाए कड़े सवाल। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किल। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। भाजपा ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ बताई सुनियोजित साजिश। पूछा 2-2 एपिक नंबर कैसे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर भावनगर से अयोध्या के लिए नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा राज्य में 87 नए स्टेशनों का किया जा रहा निर्माण। तेजी से आगे बढ़ रही बुलेट ट्रेन परियोजना। और पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 सालों का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के लिए 11 टीमों को किया गठन। स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमला जिसे लेकर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपना अलग ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा अपने पाकिस्तान प्रेम और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर ऐसा बयान दिया कि जिसमें कि वे पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो ये सवाल भी उठाया है कि एक पाकिस्तानी राजनेता ने क्यों कहा था कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों कांग्रेस आलाकमान की ओर से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दे दिया क्लीन चिट। देश अभी भी पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर सियासत गरमा दी है। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी रहने की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अब पाकिस्तान की पैरवी में लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें आज का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी का नमाजे जनाजा पीओके में पढ़ा गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सवाल पूछा कि आखिर क्यों पाकिस्तान का दुख कांग्रेस से देखा नहीं जाता। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाजे जनाजा उसके गांव में पीओके में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे। LET के कमांडर भी आए थे। मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता, चाहे मणिशंकर अय्यर हों या चिदंबरम हों, वो कभी पाकिस्तान के मीडिया और पाक सेना की भाषा बोलते? पाकिस्तान सेना का दुख सहन नहीं हो रहा है। आखिर क्या रिश्ता है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में? इस रिश्ते को देश क्या नाम दे?
जहां एक और भारत दुनिया को पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क का चेहरा दिखा रही है, तो वहीं मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने का हमारे पास सबूत नहीं है। ये शहीदों की कुर्बानी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिक बयानबाजियां आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं सनातन पर विपक्ष के द्वारा वक्त वक्त पर ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं जो इन्हें सनातन विरोधियों की कतार में खड़ा कर देते हैं। इस बार फिर से ऐसा ही बयान सामने आया है जो एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है, ये कोई धर्म नहीं है। इसे लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है, यह कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता। आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती गोबर शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने एनसीपी नेता के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। साथ ही शरद पवार और सुप्रिया सुले से सवाल दागा कि क्या ये पार्टी की लाइन है। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने सनातन के खिलाफ बोलने को विपक्ष का ट्रेंड बताते हुए जितेंद्र आव्हाड से ही पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है। He's saying that the Sanatan Dharma is perverted ideology distinct from Hindu Dharma. I think that shows you his lack of education, and he is responsible for caste oppression and social exclusion by making these kind of preposterous comments. अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे? क्या श्रीमान आव्हाड ये जानते नहीं? भली बात ही जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है। भाजपा नेता राजपुरोहित ने जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि आव्हाड ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 हिंदू आरोपियों के बरी होने पर कोई बयान क्यों नहीं दिया और ना ही छांगुर जैसे मुद्दों पर बोले। पुरोहित ने ऐसे बयान को इस्लामिक फोबिया का परिणाम बताते हुए कहा कि आव्हाड कथित तौर पर मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं। छांगुर बाबा के बारे में क्यों नहीं बोलते? मालेगांव केस में 17 साल तक आदरणीय साध्वी प्रज्ञा को प्रत्येक ने मारा गया, बेल्टों से मारा गया। क्या करने के लिए? अपना एजेंडा सेट करने के लिए। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी गृहनगर भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
तेजस्वी यादव के पास कैसे आए 2 एपिक नंबर, ये पूछ रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव की वोटर आईडी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक ही नाम पर 2 अलग अलग एपिक नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की SIR की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? 2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भाजपा नेता अमित मालवीय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के हंगामे के लिए विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और अराजकता फैलाना रह गया है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग लगातार औपचारिक शिकायत मांग रहा है, लेकिन अब तक किसी भी विपक्षी दल ने एक भी ठोस शिकायत दाखिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 47,506 और कांग्रेस के 17,549 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त हैं, लेकिन फिर भी ये अब तक कोई आपत्तिजनक नाम नहीं ढूंढ पाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे दावे, शिकायतें और बयानबाजी केवल मीडिया तक सीमित है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी औपचारिक आपत्ति दर्ज कराने से डर क्यों रहे हैं।
चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक हैं और निराधार हैं। आयोग ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान को भ्रामक और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जहां साधारण निवासी है वहीं वोटर के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 19 व 20 के अनुसार मतदान अधिकार निवास पर आधारित है, न कि मूल राज्य पर। साथ ही आयोग ने कहा है कि 6.5 लाख वोटरों के आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि एसआईआर तमिलनाडु में अभी शुरू भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी गलत सूचनाएं फैलाकर एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने नेताओं से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ लेकर मतदाताओं में भ्रम न फैलाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए विदर्भ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया एट 100 सम्मेलन को भी संबोधित किया और कहा कि विदर्भ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी कि ढुलाई लागत को कम करना बेहद जरूरी है। नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इस दिशा में कई अहम परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और नागपुर को विजयवाड़ा, हैदराबाद और रायपुर से जोड़ने वाले नए हाईवे शामिल हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 16% से घटकर 10% तक आ गई है। हमारे देश की रोड अच्छे बनने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी वो 6% कम होकर 10% पे आई है। विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज की कॉस्ट 12% है और हम 16 थे, अब 10 पे आए हैं। और इस साल दिसंबर के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो पहली बात ये जो 7% हमने कम की है, इसमें हम और बड़े प्रमाण पे एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी। और अब बात मौसम की। देश में पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। यूपी और बिहार बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के लिए 11 टीमों का गठन किया और सभी प्रभारी मंत्रियों से अपने जिलों में रहकर हालात संभालने के निर्देश दिए हैं। मौसम की मुश्किलों के बीच केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है और इसके चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। वाराणसी में शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी आने लगा है।
वाराणसी के सभी घाटों पर बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, जो सीधे तौर पर प्रभावित जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। साथ ही इलाके के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहां जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री, वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग, और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राहत बचाव के लिए 493 नावें और 4,596 बोट तैनात हैं। क्षेत्र में अब तक 76,632 लंच पैकेट और 6,536 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही क्लोरीन की 1,29,000 टैबलेट्स और ORS के 37,089 पैकेट वितरित किए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 11,248 लोगों को 905 बाढ़ शिविरों में रखा गया है। प्रदेश में 1,193 बाढ़ चौकियां और 757 मेडिकल टीमें तैनात हैं। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं। इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 383 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश से बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी बाधित हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA के अनुसार मानसून शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में 173 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच देर रात हुई बारिश के कारण मलबा और पत्थर मार्ग पर आ गए थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए यात्रा प्रभावित हो गई। हालांकि संबंधित कार्यदायी संस्था ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मलबा हटा दिया और श्रद्धालुओं को राहत प्रदान की। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों, हर घर तिरंगा, ड्रोन संचालन सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उसके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या समीक्षा कर सकता है। PIB फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया। PIB फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में न आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई-विधान और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आज उद्घाटन किया और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट।
रविवार को दिल्ली विधानसभा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 500 किलोवाट की क्षमता वाले अत्याधुनिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र और नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन यानी नीवा का केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ये पहल देश भर की विधायिकाओं और संस्थानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे डिजिटल और हरित परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा कि वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा को साकार करती ये पहल केवल तकनीकी नहीं बल्कि संस्थागत मूल्यों में बदलाव का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी में भी आपने 500 किलोवाट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट दिल्ली विधानसभा में ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग में आपने शुरू किया है। दोनों इन जो कार्य आपने किए हैं उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में हमारा एक समग्र प्रयास है। 1912 में बने इस ऐतिहासिक भवन में देश की पहली संसद का संचालन हुआ था और आज हम उसी विरासत को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। पहले जो अध्यक्ष हिंदुस्तान के इंडियन स्पीकर जो चुने गए वो भी इसी परिसर में चुने गए। ये देश की पहली पार्लियामेंट है, ये देश की पहली संसद है और इस विरासत पर हम गर्व करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान से प्रेरणा लेकर 2022 में देश की पहली ई विधानसभा नागालैंड में आयोजित हुई थी। इसके बाद देश की 19 अन्य विधानसभाओं ने भी ये कदम उठाया और अब दिल्ली 20वीं राज्य विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह पेपरलेस हो रही है। पहली विधानसभा जो ई विधान हुई वो थी नागालैंड। उसके बाद 19 विधानसभा इससे जुड़ी और दिल्ली 20वां राज्य बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता से काम करती है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा के संचालन को न केवल 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाता है बल्कि करीब 15 लाख रुपए प्रति माह की लागत बचत भी सुनिश्चित करता है। ई विधान प्रणाली के तहत अब विधानसभा की समस्त कार्यवाही डिजिटल माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस रूप में संचालित होगी, जिससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। अब दिल्ली विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा और ये काम केवल 100 दिनों के भीतर हुआ है, यानी कि 100 दिन पहले इन चीज़ों के लिए शिलान्यास रखी गई थी और अब इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेवर नहीं,